तो हेलो दोस्तों, हमारे साथ आज गौरव जगताप है, जिन्होंने मैनुअल टेस्टिंग से लेके आज वो सीनियर क्यूए इंजीनियर तक उनकी छलांग लगाई है। मतलब उनका वो 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने मैनुअल टेस्टिंग से स्टार्ट किया, सीनियर क्यूए है। उनसे बहुत अच्छी बात है कि वो मेरे दोस्त थे, हम 12th से हम साथ थे। कितने छोटे पैकेज से स्टार्ट किया, आज डबल डिजिट वाला पैकेज मिला है उनको। तो अगर आप भी क्यूए में आना चाहते हो या फिर टेस्टिंग रोल में आना चाहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो को देखना। और जय शिवराय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हमारे साथ है गौरव जगताप, जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड है। हमने 12th से साथ में थे और तो उसके बाद आज तक हम साथ में ही है। तो उससे हम जानते हैं उसकी जर्नी, उसका स्ट्रगल, वो सब इस पॉडकास्ट में कवर होगा। तो ओवर टू यू गौरव, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना आपका। इंजीनियरिंग DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कोल्हापुर से किया है। हम्म। एंड उसके बाद मैंने एजिलेट टेक्नोलॉजी कंपनी ज्वाइन की एज अ फ्रेशर। हम्म। उधर मेरा जॉब रोल ऐसा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके था। बट हम्म। इनिशियली मुझे मैनुअल टेस्टिंग ही दिया था हम्म। फर्स्ट प्रोजेक्ट में। एंड मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट लाइक 3 इयर्स चल रहा, तो अभी भी चल रहा है। बट मुझे फिर अपॉर्चुनिटी मिल गई दूसरे प्रोजेक्ट में, जहाँ पे मैनुअल प्लस ऑटोमेशन था, एपीआई ऑटोमेशन था। ओके। एंड ऑल्सो जो भी फर्स्ट प्रोजेक्ट था उस पे मैंने प्लस स्क्विश करके एक टूल था ऑटोमेशन के लिए, वो डेस्कटॉप ऑटोमेशन का था। उधर ऑटोमेशन भी किया एंड लैंग्वेजेस सीखे, लाइक लैंग्वेजेस भी सीखे और ये भी सीखा जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहे फॉर ऑटोमेशन, लाइक सेलनेम सीखा, प्ले राइट सीखा, खुद से सीखा। चैट जीपीटी का बहुत ज्यादा हेल्प लिया है मैंने उसके लिए। अभी रिसेंटली मैंने स्विच किया है एंड फ्राइडे वाज माय लास्ट डे ऑफ एजिलेट टेक्नोलॉजी। नाइस नाइस नाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन गौरव फॉर योर अचीवमेंट्स। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्या रोल है आपका? वहाँ पे सीनियर क्यूए इंजीनियर करके रोल है। नाइस। भाई का सच में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है। एक्चुअली उसका लक बहुत अच्छा है। शुरू से ही उसको बहुत साथ मिला है उसका, और उसका एफर्ट्स भी। लाइक हम 12th में साथ थे, तभी से हमारा भाई एकदम स्मार्ट और होशियार था। उसके बाद उसने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ पे एएनटीसी चूज किया। उसके बाद उसका प्लेसमेंट हुआ आईटी में, मैनुअल टेस्टिंग किया 3 साल से। अभी वो सेम क्यूए में ही है। और आज उसने एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया, तो अच्छा उसकी प्रोग्रेस देख के बहुत दिल खुश हो रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन गौरव। प्रॉपर रोड मैप क्या होता है एज अ फ्रेशर को, क्यूए के अगर क्यूए इंजीनियर बनना है या? अगर आप कॉलेज में हो तो फिर कॉलेज में कैसा रहता है, हमें ज़्यादा चीज़ें पता नहीं रहती। अगर आप अच्छे कॉलेज में हो तो सब कुछ पता रहता है, क्योंकि कॉलेज का इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है। बट अगर आप मिड साइज और टायर 3 कॉलेज के हो तो आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती है कि आफ्टर कॉलेज आपको क्या करना है, और आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। वो सब चीज़ें सेकेंड ईयर में ही हमें स्टार्ट करनी होती है एट अ कॉलेज टाइम। अभी वैसा ही हुआ था कि इनिशियल स्टेज में हमें पता नहीं था, हमें लास्ट ईयर में जाकर पता चला कि हमें ये सब चीज़ें करनी है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे तो हमने अच्छे से ग्रैब किया, लैंग्वेज सीखा, कोडिंग लैंग्वेज सीखा। वो ईएनटीसी में भी हमें कोडिंग लैंग्वेज सिखाते थे, बट हमें ज़्यादा वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होता था। प्लेसमेंट के लिए हमें सीखना ही पड़ता है, तो हमने वो लास्ट ईयर में सीखा, वो भी लास्ट सेम में सीखा। इंटरव्यू चल रहे थे कॉलेज में एंड लाइक 2022 इज माय पास आउट डेट। उस टाइम पे क्या था ना कि अच्छे से कंपनीज आ रही थी कॉलेज में। तो वहाँ से फिर हमने क्या किया कि एक लैंग्वेज सीखा एंड जो भी क्वेश्चंस होते हैं एचआर के वो सीखे। तो फ्रेशर के लिए ज़्यादा कुछ पूछते नहीं थे तब, बट अब बहुत ज़्यादा पूछते हैं। सजेस्ट करो, क्योंकि आपका ओवरऑल 4 ईयर का 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, और उसके बेसिस पे आप जो भी आपने एनालाइज किया, जो भी आपके फ्रेंड्स है, हम्म। जूनियर्स है, उनको जो भी डिफिकल्टीज आई एज अ फ्रेशर हम्म। एक जॉब एंटर करने के लिए आईटी में, तो वो उसके हिसाब से आप रोड मैप बताओ। कॉलेज में हो या अभी जस्ट पास आउट हुए हो, तो आपको अगर क्यूए में आना है तो फर्स्ट आपको मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, वो सब सीखना पड़ेगा। की हेल्प ले सकते हो, वो वहाँ पे आप पूछ सकते हो कि आपको ये सीखना है तो मुझे गाइड करो कैसे सीखना है, क्या करना हाँ, है। ओवरऑल रोड तो मैप मिल वो सकता है। आप पूरा मिल सकता है, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। और आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड आप खुद आंसर भी बता सकते हो उसे। वो एनालिसिस करेगा आपका आंसर कैसा है, और वो इंडस्ट्रियल में कैसा रहेगा आंसर और कैसा होना चाहिए वो भी बताएगा। तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। अभी मैंने जो स्विच किया ना उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है उस चैट जीपीटी का। तो फ्री वाला वर्जन ही यूज़ कर रहा था मैं, ऐसा कुछ नहीं था हम्म। कि
पेड है जी। ऐसा कुछ। अ, तो टेस्टिंग का करना है किसी बंदे को, तो उसे जो भी होता है ISTQB करके एक सर्टिफिकेट होता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वाइट बॉक्स टेक्सटिंग, ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग। उसके अलावा अगर मैनुअल ही करना है तो फिर ये सब चीजें मैटर करती है, बट अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो मैनुअल तो करना ही है पड़ेगा, कि एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा। आप जावा चूज कर सकते हो या पाइथन चूज कर सकते हो। पाइथन इजी टू लर्न है, बट जावा भी अगर आपको पाइथन आता है तो फिर आप जावा इजीली सीख सकते हो। बट अभी इशू ऐसा है मार्केट में, अगर आपको पाइथन आता है तो उसके साथ आपको पर्टिकुलर फ्रेमवर्क भी आना चाहिए, लाइक रोबोट फ्रेमवर्क होता है, हाइब्रिड फ्रेमवर्क रहता है, बिहेव फ्रेमवर्क रहता है, साथ आपको दोनों चीजें साथ में आनी चाहिए। उसके साथ आपको सेलेनियम आना चाहिए या प्लेराइट आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। ऑटोमेशन का बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो गया है पूरा। स्विच करना भी है आपको तो। लाइक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना राइट। पड़ता है प्रॉपर, आपने क्या पास्ट हम्म। एक्सपीरियंस किया है, कैसा काम किया, क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपका, उसमें से एपीआई कितना यूज किया, ऑटोमेशन कितना था, मैनुअल कितना था, क्या कॉन्सेप्ट रहे आपका, लाइक मेथोडोलॉजी कौन सा है, एजाइल है, कौन सा है, और है, उसमें से टूल कौन कौन सा यूज किया, उसकी टेक्नोलॉजी कौन सी थी, फ्रेमवर्क कौन सा था, ये सारी चीजें अभी पूछते हैं। लाइक आप अगर ऑटोमेशन सीखना चाहते हो तो प्लेराइट है, साइप्रेस है, लाइक सेलेनियम है, उसमें से भी टेक्नोलॉजी है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, और सी शार्प भी है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी गौरव तो ऑटोमेशन में है, अभी एपीआई प्लस मैनुअल है, राइट? में आपका सिर्फ मैनुअल था या फिर एपीआई भी किया आपने? एपीआई ऑटोमेशन भी किया मैंने। ओके, बिहेव एपीआई। फ्रेमवर्क होता है पाइथन में, हम्म। वो लाइक BDD पता होगा। हम्म। तो वो सेम रहता है पाइथन में, उसे बिहेव करते, बिहेव करके एक पैकेज होता है, लाइब्रेरी होती है, वो हम्म। उसे हम इंपोर्ट करके फिर एज अ कुकुम्बर को हम रिप्लेस कर सकते हैं बिहेव से, उस टाइप से वो होता है। तो वो फ्रेमवर्क बन जाता है सेम लाइक जावा BDD करके जो होता है ना, सेम रिप्लेस हो जाता है पाइथन में वैसे। ओके, तो ओवरऑल वर्किंग कैसा रहा आपका? लाइक एपीआई कितना परसेंट था और मैनुअल कितना था? सो वेबसाइट में जितने भी APIs थे वो सब भी हम ऑटोमेट करते थे। एंड जो भी रिमेनिंग डेटा चेक करना पड़ता था, API का जो भी आउटपुट है स्क्रीन पे दिख रहा है वो UI का, वो सब मैनुअल में था। तो परसेंटेज वाइज बोल सकते हैं कि ज़्यादा पार्ट तो मैन्युअली था, बिकॉज UI पे जो भी देखना है एंड डेटाबेस वेरिफिकेशन, वो ज़्यादा पार्ट मैन्युअल था। लाइक 40% ऑटोमेशन हो सकता है उसमें। ओके, ओके। तो ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस के ऊपर क्या लगता है कि एआई का कितना इम्पैक्ट हो रहा है अपने टेस्टिंग के क्यूए के फील्ड में, और कितना काम इजीली हो रहा है, या फिर क्या चीज़ें अपन को सीखनी चाहिए एआई से, और लाइक कितनी लाइक प्रॉम्प्टिंग इंजीनियरिंग हो गया, और ये सारी चीज़ें। अच्छे से यूज करना आना चाहिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आता है तो आप यहाँ पे टिक सकते हो मार्केट में। हम्म। क्योंकि अभी बहुत सारे AI इंटीग्रेटेड रहते हैं अभी, हर एक प्रोजेक्ट में इंटीग्रेटेड रहेगा। एंड अभी सभी कंपनियों ने भी वो एक्सेप्ट कर लिया है कि AI यूज करना ही है करके, का 365 को पायलट करके रहता है। वो हम्म। रहता है इंटरप्राइज डेटा प्रोटेक्शन करके, उसमें लाइसेंस होता है। वो लाइसेंस वाला अगर है तो फिर आप उसे जो भी प्रोजेक्ट का डेटा है वो भी प्रोवाइड कर सकते हो और उसका आउटपुट ले सकते हो, और उससे बोल सकते हो कि हमें टाइप की फाइल बनाकर चाहिए, इसे एनालाइज करना है, जो भी है आप उसे पूछ सकते हो। तो वो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो गया है पहले से। अगर आपको कोई स्टोरी आ गई, देखना है कुछ इन्हांसमेंट है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे क्या करना है आपको, जस्ट आपके वेबसाइट का थोड़ा सा ओवरव्यू देना है, उसे लिखना है उसमें, एंड उसे बोलना है कि ये स्टोरी मिला है मुझे, तो क्या हो सकता है, तो आपको पूरा समराइज करके देगा। और इसके अलावा आप टेस्ट केसेस क्रिएट कर सकते हो उसके साथ। उसे स्टोरी तो दे दिया आपने, तो उसे बोलना है कि बस अभी मुझे टेस्ट केस क्रिएट करके दो, एंड उसे फॉर्मेट देना है टेस्ट केस का। लाइक इन मेरे केस में क्या था, हम ऑब्जेक्टिव, देन टेस्ट केस नेम, ऑब्जेक्टिव, प्री कंडीशन, एक्शन एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ओके, इतने ओके। कॉलम्स होते थे एक्सेल में। तो वो वाला मैं फॉर्मेट उसे दे देता था, तो वो मुझे जनरेट करके दे देता। तो अभी जितना भी टाइम लगता था टेस्ट केस क्रिएट करने में और कुछ चीज़ें छूट जाती थी हमारे से, तो वो अभी नहीं हो रहा है, वो केस नहीं हो रहा है, तो वो टाइम बच रहा है पूरा। एंड रिव्यू में भी कुछ इशू नहीं आते मोस्टली, बिकॉज वो ज़्यादातर चीज़ें कवर अप हो जाती है उसमें। कुछ चीज़ें होती नहीं है क्योंकि वो एग्जॉस्ट टेस्टिंग में आ जाता है, तो हमें खुद से करना पड़ता है वो। जो रिसेंट स्विच था, उसका जो पूरा स्ट्रगल रहा, वो कितने टाइम से आप कर रहे थे, स्विच का देख रहे थे, और कितने अटेम्प्ट दिए, कितने इंटरव्यूज दिए, कितना टाइम लगा? चाहिए था ऑटोमेशन, तो मुझे इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई स्विच करने में। मैं लाइक 1.5 ईयर पहले से ही ट्राई कर रहा था,
कि हो जाए करके इंटरव्यूज दे रहा था। इनिशियल फेज में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो मुझे पूरा आइडिया नहीं था फ्रेमवर्क का एंड ऑल। जो सेलिनियम का मैंने लिखा था कि सेलिनियम मुझे आता है, तो मैंने खुद हुँ, से किया था थोड़ा स्टडी। बट कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ बॉक्स हो जाते थे, तो फिर उसे फिर से लर्न करना है अगर इंटरव्यू के बाद। वो सब कुछ लिख कर रखना है, सब क्वेश्चंस जितने भी पूछे, एंड उसका पूरा स्टडी करके फिर नेक्स्ट इंटरव्यू पे आपको फोकस करना था। उस हिसाब से फिर मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, लाइक 25 के अबव दिए हो गए। बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस आ गए। हुँ, एंड कुछ कंपनियों में हुआ था, लाइक मैंने फेस टू फेस इंटरव्यू दिए हैं, तो 5 राउंड तक मैं पहुंचा हूँ। लास्ट राउंड तक 5 राउंड भी हुए थे एक बार एक कंपनी में, बट स्टिल मेरा उधर सिलेक्शन नहीं हुआ। हुँ। मे बी पता नहीं कि कुछ इमीडिएट ज्वाइनर भी हो सकता है सिंक में, अच्छा, पाइपलाइन में, तो इसलिए उन्होंने मुझे पिक नहीं किया होगा। ऑटोमेशन नहीं किया था, राइट? पर आपने बताया कि मुझे आता है ऑटोमेशन, राइट? हाँ, इनिशियल फेज पे नहीं किया था मैंने। हुँ, हुँ। स्टिल मैंने एक्सपीरियंस लगा दिया था कि इतना इतना एक्सपीरियंस है मुझे हाँ, ऑटोमेशन में। ओके, ओके। उस यस। टाइम पे जब आप लगाते हो एक्सपीरियंस के लाइक मैंने काम किया है, पर आपने किया नहीं होता, आप जब सिर्फ सीखे होते हो, तो उस टाइम पे आपने कैसे क्वेश्चन हैंडल किए? लाइक मुझे पूछा था कि आपने प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन कैसे किया, तो लाइक मैंने जैसे सीखा था वैसा ही बताया था, फिर भी वहाँ पे रिजेक्शन आया, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका? क्या था कि मैं पूरा फ्रेमवर्क खुद से बना सकता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे कि जब जब भी मेरा रिजेक्शन हो रहा था ना, तो मैं वो पूरा पॉइंट ऐड करके फिर उसे एनालाइज करता था कि क्यों हो गया, कैसा हो गया। तो मैं फिर एक सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछता था और उसे बोलता था कि मैं ना ऐसा ऐसा आंसर दे दिया इसका, तो क्या हो सकता है और रिजल्ट भी क्या हो सकता है। तो फिर वो मुझे एनालिस करके बता देता था कि क्या गलत हुआ और इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हो आप। तो वो सब चीजें करके करके फिर मैंने मेरा जो जो भी क्वेश्चन था आपका अभी का, वो उसे मैंने इम्प्रूव कर दिया। मेरा मैंने गिटहब पे मेरे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बना दिए। डेमो वेबसाइट मिल जाती है हमें बहुत सारी ऑटोमेशन के लिए। आपको एपीआई ऑटोमेशन करना है उसके लिए भी मिल जाती है। आपको बस सर्च करना आना चाहिए, सब कुछ है। टेक्नोलॉजी का कितना इम्पैक्ट होता है? आपने पाइथन किया था, और अभी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है? लाइक जावा में ज़्यादा है या फिर पाइथन में मिल जाता है? से अगर जावा आता है तो बहुत वेल एंड गुड है, क्योंकि जावा में बहुत ज़्यादा ओपनिंग है, जावा सेलेनियम में। एंड मुझे इशू हुआ क्योंकि मैं सिलेक्टिव था पाइथन के लिए। तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा अप्लाई भी नहीं करता था, क्योंकि अगर अप्लाई करूंगा भी तो भी रिजेक्ट हो जाऊंगा, तो इसीलिए मैं जावा में कभी अप्लाई नहीं किया। एंड कभी कभी कर देता था अप्लाई, बट वो होता नहीं था सिलेक्शन उधर। बट पाइथन में लाइक मैंने बहुत ज़्यादा कोडिंग किया, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, हैकर रैंक किया था, कॉलेज के टाइम से मैं करता आ रहा था। तो वो मुझे आसान गया पाइथन में। एंड पाइथन का फिर मैंने उप्स भी पढ़ कर रखा था, और बीच में मैं डीएसए भी स्टार्ट कर दिया था, तो बेसिक बेसिक डीएसए भी सीख लिया था। तो डीएसए तो अगर आपको सर्विस बेस में और छोटी कंपनीज में जाना है तो डीएसए नहीं मैटर करता है, बट आपको फैंग लेवल कंपनीज में जाना है तो डीएसए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसमें पूरा डीएसए पे ही होगा आपका। एंड सेकंड फिर आपका जो भी प्रोजेक्ट पे होगा डिस्कशन इंटरव्यूज में। एंट्री लेवल जॉब्स के लिए सो इतना मिनिमम मिनिमल चाहिए आपने, आप मतलब अपने स्किल्स जो लाइक टेस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए आपकी एक छोटा सा कोर्स कर लेते हैं आप टेस्टिंग का, तो जानते हैं कि हाँ कैसा अप्रोच रखना चाहिए टेस्टिंग के बारे में। लाइक एक ऐप आ गया आपको, और एक वेब पेज है, तो उसको कैसा फ्लो होना चाहिए, फिर कैसे टेस्ट केस डिजाइन करना चाहिए, तो ये सारी चीजें आती है एज अ फ्रेशर लेवल पे। जब आप एक्सपीरियंस लेवल जाते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसके बाद गौरव, आप इंटरव्यू का सबसे हार्डेस्ट फेज मतलब लाइक कौन सा फेज लगा, जो लाइक कौन से क्वेश्चंस लगे जो हार्ड सिनेरियो लेवल क्वेश्चन थे या फिर कॉन्सेप्ट लेवल थे? सिनेरियोज लेवल भी थे, कॉन्सेप्ट लेवल भी थे, पूरे क्वेश्चंस थे। जो टेक्निकल वाइज में स्ट्रांग था बहुत ज़्यादा, बट कभी कभी मैनेजर राउंड में कुछ हो जाता था, और कम्युनिकेशन वाइज किसी को कभी कभी दिक्कत लगती थी। हम्म। इन्हीं वो हमें बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए इंग्लिश में, ऐसा कुछ है तो होता नहीं है इंडस्ट्री में, बट स्टिल वो बहुत कभी कभी मैटर भी करता है सिलेक्शन के लिए। अगर डायरेक्टली क्लाइंट का, अगर क्लाइंट ही आपका मैनेजर है तो आपको उसे ही रिपोर्टिंग करना है, वो सब चीज़ें होती है। तो कभी कभी अगर मैनेजर राउंड में उसे लगता है कुछ चीजें कि ये हैंडल कर सकता है नहीं कर सकता है, वो टोटली वो जो भी इंटरव्यूअर है ना उस पर डिपेंड करता है। आपका कितना भी एफर्ट्स हो वो नहीं मैटर करता, फिर वो इंटरव्यूअर और आपके लक पे मैटर करता है मैनेजर राउंड। बट उधर तक तो आपको पहुंचना ही है, टेक्निकल आपको क्लियर करना होता है ना।
वो हम्म, सब चीजें आपको आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए। और जो आपने पूछा कि फ्रेशर के लिए कैसा रहता है, तो बेसिक चीजें तो आनी चाहिए, लाइक मैनुअल का आना चाहिए, लाइक आपका 1 और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है कुछ, तो मैनुअल का पूरा अच्छे से आना चाहिए आपको। कोई भी क्वेश्चन पूछते, इवन दो हम क्या होता है ना इंडस्ट्री में, हम काम तो किया होता है प्रोजेक्ट पे, बट ऐसे डेफिनेशन थोड़ी ना रट के हम काम करते हैं उधर की, हाँ सैनिटी मतलब ए करना है और रिग्रेशन मतलब ए करना है। वो हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका थोड़ा सा इजी रहता है, बट डेफिनेशन वाइज यहाँ पे पूछते हैं जब इंटरव्यू में पूछेंगे तो आपको हम्म। ऐसा रहता है, वो दिक्कत आती है। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है बट थेरोटिकल नहीं है तो फिर ये वाली दिक्कत आती है। और ऑटोमेशन में आपको फ्रेमवर्क आना ही चाहिए, पूरा फ्रेमवर्क आपको पता होगा तो ही फिर बात बढ़ती है। और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं सेलेनियम में, बहुत ज़्यादा पूछते हैं। लाइक मुझे एक अमेजोन का वेबसाइट दिया था, उसे ओपन करके ना एक अगर मैं मेरा माउस वहाँ पे लेकर जाता हूँ एक ड्रॉप डाउन ओ, पे, तो ओ, वो ड्रॉप डाउन ओपन रहता है, बट वहाँ से जब हटाता हूँ तो ड्रॉप डाउन क्लोज हो जाता है। तो फिर वो मुझे पता नहीं था कि मैं डॉम को स्टॉप कैसे कर सकता हूँ, वो चीज़ें फिर मुझे बाद में पता चली, जब इंटरव्यू होने के बाद, रिजेक्शन होने के बाद। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं जो आपको पहले हम्म, से सीख कर रखना पड़ता है। ओके। तो इतने सारे रिजेक्शन रिजेक्शन के बाद भी आपने कैसे मोटिवेशन रखा, कैसे पेशेंस रखा, फिर कैसे प्रिपेयर करते रहे, अप्लाई करते रहे? टेंशन नहीं था कि मेरा जॉब सिक्योर था, क्योंकि मेरा जो भी था ना, एक्सपीरियंस भी अच्छा हो गया था और मेरा काम भी बहुत अच्छा था। और वो सबको ऑफिस में पता था, इवन दो मेरी कंपनी थोड़ी सी बिग बिग थी, स्टिल हम्म, सभी को मेरा जो भी काम था वो पता था। एंड उसकी वजह से मेरा जॉब मोस्टली सिक्योर ही था। अभी भी मैं जब रिजाइन किया तो अभी भी उन लोगों ने मुझे रिटेन करने की कोशिश किया था, बट लास्ट पे चीज़ें नहीं वर्क हुई। अ, तो मुझे जाना ही था न्यू कंपनी में, थोड़ा चेंज चाहिए था मुझे, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। नहीं तो फिर मैं वो मुझे दे भी रहे थे जितना चाहिए था वो। एंड जब स्विच कर रहे थे, सोच रहे थे, तो आपने ये नोटिस पीरियड का कैसा हैंडल किया? लाइक आपका नोटिस पीरियड कितना था और कैसे हैंडल किया? ओके, नोटिस पीरियड का तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, तो मुझे कॉल्स तो बहुत ज़्यादा आ रहे थे एक समय पे, बट उन्हें चाहिए था इमीडिएट ज्वाइनर। और आपको नौकरी पे इमीडिएट ज्वाइनर ही रखना पड़ता है, तभी आपको कॉल आते हैं, नहीं तो कॉल आती ही नहीं। एंड मेरा था कि 60 डेज का नोटिस पीरियड था। और 60 डेज मुझे सर्व भी करना पड़ता, क्योंकि मेरी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी प्रोजेक्ट में। तो इसलिए स्टिल मैं बताता था कि 45 डेज, 30 डेज टू 45 डेज में भी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ मैनेजर से डिस्कस करके। तो फिर स्टिल वो रिजेक्ट ही कर देते थे मोस्टली। कॉल्स तो बहुत आते थे मुझे, बहुत एमएनसी के भी बहुत ज़्यादा कॉल आ गए थे और छोटी छोटी कंपनियों के भी कॉल आ गए थे। इवन मुझे प्रोडक्ट बेस्ड के भी कॉल आए थे, बट उन्हें चाहिए था इमीडिएट ज्वाइनर। तो मोस्टली इमीडिएट ज्वाइनर की वजह से मुझे रिजेक्शन हुए, इंटरव्यू स्केड्यूल नहीं हुआ। एंड कभी कभी हो जाता था, तो फिर वो जो दिक्कतें थी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की, बिकॉज हमने खुद से किया था, बट जो होते हैं ना कुछ अलग ही लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, सिनेरियोज होते हैं, वो हमें हम्म, पता नहीं रहते, तो वो उसमें फंस जाते हैं फिर। ओके। तो मतलब कैसे हैंडल किया आपने इस कंपनी के 60 डेज का नोटिस पीरियड कैसे हैंडल? हाँ, तो एक कंपनी, कुछ कंपनी ऐसी होती है कि वो एक्सेप्ट करती है 60 डेज भी, अगर आप विलिंग टू आपका ज्वाइन हो तो कर उस देते हैं लेवल का वो। एक्सपीरियंस होता है तो? एक्सपीरियंस का ऐसा पता नहीं मुझे, बट मेरे एक्सपीरियंस पे तो था कि वो एक्सेप्ट करती थी। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो फिर वो होल्ड करते। ओके, मोस्टली डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट ही रहता है उनका, अगर प्रोजेक्ट का और एक आध कोई बंदे ने रिजाइन कर दिया और उसकी जगह आप आ रहे हो, तो उसका अगर 3 मंथ का है और आप 2 मंथ में आ रहे हो तो फिर ओके रहता है उनके लिए। ओके। तो लास्ट का क्वेश्चन फिर से याद आ गया मुझे कि आपने वो मोटिवेशन कैसे कंटिन्यू रखा कि इतनी फेलियर, 25 कॉल्स, मतलब लाइक 25 इंटरव्यू प्लस दिए आपने। लाइक अभी मैंने हम्म। रिसेंटली कुछ इंटरव्यू दिए, उसमें फेल होता है तो थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाता है। आई नो आपके पास एक हाथ में ऑलरेडी आपका जॉब था, फिर भी आपको मतलब वो एक प्लस पॉइंट रहा क्या आपके साथ? बट स्टिल आपने मोटिवेशन कैसे कंटिन्यू रखा? राइट राइट, वो वही मेरा ये था कि एक टेंशन नहीं था मुझे कि जॉब का, जो कि सही से चल रहा था, और मेरा जो भी वर्क था वो सही से चल रहा था। इवन दो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा काम भी कर रहा था, तो ऑफिस से आने के बाद मैं फिर खुद से पढ़ाई भी करता था, और मोटिवेशन भी लाइक मुझे ऐसा था कि ये करना ही है, एनी हाउ मुझे करना ही था स्विच। बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि मेरा प्लान था कि 3 इयर्स के बाद में स्विच करना ही है। तो बट अभी 3.8 हो गया, बट हो गया मेरा। एंड टाइम लगा,
बट हो जाता है। एंड हो जाता है। मोटिवेशन तो रहता ही है, अगर आपने सोच लिया है करना है तो फिर करना है। ओके। तो अगर लाइक मेरे जैसे बंदे हैं जिन्होंने जॉब रिजाइन कर दिया है या फिर कोई स्विच करने का सोच रहा है, तो क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, कैसे प्लान बनाना चाहिए? लेट से आपका मुझे लेट से आपके हाथ में जॉब है, स्टिल आपको क्या प्लान, कैसे प्लान करना चाहिए? ओके, आपके हाथ में जॉब है तो फिर आपका एक तो प्लस पॉइंट है, एक टेंशन है नहीं आपके पास। तो फिर आप क्या कर सकते हो कि जॉब का जो भी है वो सही से करना ही है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं, खुद से प्रोजेक्ट बनाने हैं। उसे अगर आपको मैनुअल टेस्टिंग है तो मैनुअल टेस्टिंग का कुछ टेस्ट केसेस कैसे क्रिएट करते हैं वो सब चीजें देखनी है, प्रैक्टिकली करनी है। जितना आप प्रैक्टिकल करोगे उतना आपको फायदा होगा इंटरव्यूज में। एंड प्रैक्टिकल करोगे तो ही आपके क्वेश्चन के आंसर्स आ जाएंगे, जो भी सिनेरियो बेस हो गए वो वैसे हो गए ना, वो प्रैक्टिकल पे ही आते हैं। अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो फिर थियोरेटिकल में अटक जाओगे फिर, तो वो होता नहीं, वर्कआउट होता नहीं है। प्रैक्टिकल आपको फिर ऑटोमेशन का भी है, तो आप क्या करो कि ऑटोमेशन का कुछ फ्रेमवर्क्स बना दो। लैंग्वेज आपने तो सीखना ही पड़ेगा, लैंग्वेज लैंग्वेज सीख के फिर कुछ फ्रेमवर्क्स बना दो जो इंडस्ट्री में चल रहे हैं। अगर बता दूं फिर जावा एंड बीडीडी कर सकते हो, इस मोस्ट कॉमन है। एंड आपको अगर डियोलाइट एसेंचर जैसी कंपनी में जाना है तो फिर वहाँ पे आप टोस्का करके एक टूल होता है उसे आप सीखना है। टाइप स्क्रिप्ट एंड प्लेराइट सीख सकते हो, एक हॉट है स्किल। एंड इसके अलावा फिर आपको नॉर्मल भी आता है तो भी कुछ बात नहीं है, पाइथन सिलिनियम आता है फॉर एग्जांपल, या जावा सिलिनियम आता है तो भी आपको प्लेराइट सीखना ही है। प्लेराइट भी अभी बहुत बूम पे है, बिकॉज प्लेराइट क्या है ना कि सेलिनियम का नेक्स्ट वर्जन बोल सकते हो आप। कि जो भी इश्यूज थे सेलिनियम में, मोस्ट ऑफ इश्यूज प्लेराइट में कवर अप हो जा रहे हैं, तो टाइम रिड्यूस हो जाता है स्क्रिप्ट रनिंग का। तो वो सब चीजें होती है। इसके अलावा आपको CI/CD में भी घुसना है। आपका पूरा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपका रोल ऐसा बन जाना चाहिए कि यस डेट रोल बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन टेस्ट। तो उसमें क्या होता है कि आपको मैनुअल आता है, ऑटोमेशन आता है, एपीआई भी आता है, मैनुअल प्लस ऑटोमेशन आता है एपीआई का भी। देन आपको डेटाबेस वेरिफिकेशन भी आता है, प्लस आपको जेनकिंस और एजूर पाइपलाइन होता है वो सब भी आता है। तो ये रोल बन जाता है, फिर एस डेट रोल बन जाता है। तो मेरा अभी रोल तो मैं ये सब चीजें तो मैंने सीख कर रखा था और मैंने डाल भी रखा था कि एस डेट रोल है करके मेरा। वैसे वर्क भी मैं वैसे ही कर रहा था एस डेट रोल का ही मेरे प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये सभी चीजें मुझे करनी पड़ती थी। ओके। मेनली अभी जो फ्रेशर्स है जिनका ज़्यादा फोकस होता है कि डेवलपमेंट करना है या फिर सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस होता है कि वहाँ पे हायरिंग ज़्यादा होती है, कोडिंग होती है, और क्यूए को या टेस्टिंग को लाइक लोअर स्टेज पे माना जाता है ज़्यादा, यहाँ पे बच्चे ज़्यादा स्कोप नहीं देते यहाँ पे। तो आपको क्या बताना है इस बारे में कि फोकस करना चाहिए, मतलब क्या लेवल का जॉब है यहाँ पे, पैकेज भी अच्छा है नहीं? यस यस। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जितना उन लोगों का है। हमने साथ में ज्वाइन किया था डेवलपर, कुछ लोग बने डेवलपर, कुछ लोग बने टेस्टर। तो सेम ही ग्रोथ है, इसमें कोई ज्यादा और कम ऐसा ज्यादा नहीं है। हम्म। एंड अगर एक्सपीरियंस लेवल पे जाकर हो सकती है तो फिर ज्यादा फर्क नहीं रहेगा उसमें भी। अब जो फ्रेशर्स है उनको, उनका जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मेरा यही सजेशन रहेगा कि सिर्फ डेवलपमेंट के पीछे मत भागो। अगर आपको लगता है या फिर आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही, तो प्लीज मतलब मेरा सजेशन रहेगा कि ज्वाइन कर लो, क्योंकि आईटी में एंटर होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप इंटरनल स्विच कर सकते हो, डेजिग्नेशन कैसे भी चेंज होता है, आप प्रिपेयर करके इंटरनल। सिर्फ जो फ्रेशर का जो टैग है वो हटाना इंपॉर्टेंट, मतलब अभी के लिए, अभी के स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट है एज पर करंट आईटी सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गौरव ने अपने साथ शेयर करी, जो उनका 4 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस था। ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस और उनके बेस्ट वर्ड्स में उन्होंने अपने साथ शेयर किया, जो अपने जो फ्रेशर वाले हो या फिर एक्सपीरियंस वाले बंदे, सबको डेफिनेटली हेल्प होगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू गौरव, आपने दिन कम टाइम में आके हमारे साथ 2 वर्ड आपके इम्पोर्टेंट शेयर किए और हमारे साथ पॉडकास्ट किया। थैंक यू सो मच ये वीडियो में आने के लिए, पॉडकास्ट कराने के लिए। लास्ट कुछ वर्ड्स जो अपने चैनल के बारे में और फ्रेशर्स लोगों के लिए। चैनल अभी अच्छा ही है, क्योंकि फ्रेशर्स लोगों को पता नहीं रहता कि कैसे करना होता है स्विच और जॉब कैसे लगती है, वो सब चीज़ें रहती है। अगर ये सब कॉलेज वाले बंदे देख रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है। एंड अगर कोई नया है एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना चाह रहा है, पास आउट भी है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और कोई स्विच कर रहा है तो उनके लिए भी आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हो ना चैनल पे, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड मोटिवेशन आ जाता है कि ये बंदा कर सकता है तो कोई भी मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा रहता है।
राइट, राइट। तो बस ट्राई करता रहना चाहिए। ट्राई करोगे तो फिर हो जाएगा। टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा, मिल बिकॉज गया। चीजें जल्दी जल्दी नहीं होती है। यस, यस, यस। यस। सच में ये बात सही कही गौरव ने कि टाइम लगता है। कभी कभी किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी किसी को थोड़ा लेट मिल जाता है, पर करते रहना हम्म। अपने हाथ में है। सो किसी को अगर कुछ क्वेश्चंस है तो फिर वो कमेंट में ऐड कर सकते हैं, या फिर हाँ, हम हाँ, ओके, ओके। लिंक्डइन की लिंक ये यस, दे यस, यस। सकते हैं, प्रोफाइल मैं लिंक्डइन का जैसे। गौरव का आईडी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप कमेंट भी कर देना तो गौरव वहाँ पे भी आपको रिप्लाई दे देगा। सो अगर आपको कुछ कमेंट पे। प्रॉपर गाइडेंस चाहिए या फिर डीएम करना है तो उसको डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। सो दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, यस। एंड होप वेलकम। आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय शिवराय।